हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं रुधिर के बारे में। रुधिर ब्लड, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का बहुत बड़ा एक रोल होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के पश्चात भोजन डायरेक्ट हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। पाचन होता है तो वो छोटे छोटे कणों में टूटता है और उसके बाद हमारे शरीर में जितने तत्व हैं जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, फैटी एसिड, ये सब अलग अलग होता है। और हम पहले ही सब लोग बताया गया है कि जो हमारा शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कोशिकाएं, चूंकि हमारी जो कोशिकाएं हैं ये प्रोटीन को नहीं पहचानती है और ना ही जो फैट हम खाते हैं वसा या कार्बोहाइड्रेट, इनको नहीं पहचानती है। हमारी जो कोशिकाएं हैं पहचानती है किसको? ग्लूकोज को पहचानती है। तो इनका क्या होता है कि परिवर्तन होता है। जो एंजाइम निकलते हैं हमारे शरीर में, एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम करते क्या है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और जो प्रोटीन है इनको अमीनो एसिड, और जो फैट है जिसको हम वसा बोलते हैं उसको फैटी एसिड में परिवर्तित करते हैं। और चूंकि हमारी कोशिकाएं जो है इनको ही पहचानती हैं, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड और फैटी एसिड को, जिसको हम बसीय अम्ल भी बोलते हैं, फैटी एसिड। तो इनका जब परिवर्तन हो जाता है इन रूपों में तो उनको कोशिकाएं आराम से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और इसमें हम देखेंगे रुधिर, ब्लड। तो रुधिर के बारे में बताने से पहले बताएंगे कि रुधिर जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक, तरल मतलब द्रव रूप में होता है। जो रुधिर होता है ये हमारे शरीर में द्रव रूप में होता है। और इसका देखा जाए, अगर ब्लड को 100% मान लिया जाए तो इस 100% वाले हिस्से में जो रुधिर होता है इसमें ब्लड की जो इसमें कार्बोसेल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिकाएं, इसमें उनका हिस्सा 45% ही होता है। बाकी के 55% होता है प्लाज्मा। देख लीजिए इधर से, जैसे जो कार्बोसेल्स होती हैं, कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ये 45% होती हैं और 55% होता है प्लाज्मा। तो ये कणिकाएं जो होती है, तीन प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है हमारे शरीर में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इनके बारे में आप जानते हैं कि जैसे एग्जाम में पूछ देता है, कई बार डायरेक्ट आरबीसी ना पूछता है, आरबीसी ना पूछ के या डायरेक्ट पूछ देगा इरेथ्रोसाइट। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। या दे देगा कि रेड, अगर बोल देगा रेड ब्लड कार्बोसेल्स दे देगा, या रेड ब्लड सेल्स दे देगा, या लाल रुधिर कणिकाएं, तो समझ जाते हैं। लेकिन अगर इसको आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स ना कह के सीधा ये कह दे कि इरेथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में, प्रति एमएमक्यू जो होती है, इनकी इरेथ्रोसाइट की संख्या कितनी होती है, तो ज्यादा बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि इरेथ्रोसाइट होता क्या है। तो गाइस इनको जानेंगे कि इरेथ्रोसाइट इनका ही साइंटिफिक नेम है, आरबीसी का ही साइंटिफिक नेम है इरेथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनका साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी जो ये 45% ब्लड है, अगर इसको 100% अगर मान लिया जाए तो इन कणिकाओं में 99% जो हिस्सा होता है ये सिर्फ आरबीसी का होता है। जो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं इनका ही हिस्सा होता है 99%। और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों होते हैं। चूंकि ज्यादा हमारे शरीर में वर्क करती है आरबीसी, क्योंकि जो आरबीसी के अंदर एक तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन करता क्या है? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त जो है लाल दिखाई देता है। और ये ऑक्सीजन का हम पहले बता चुके हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करना जरूरी है। जब ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचेगा तभी जाके हमारे शरीर में एटीपी का निर्माण होगा। आज एटीपी के बारे में बता देते हैं। एटीपी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब एटीपी का निर्माण होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। आरबीसी की संख्या पूछता है, तो आरबीसी की जो संख्या होती है प्रति mm³ 45 से 50 लाख होती है। आप लोग देखे होंगे जब भी हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो एक विडाल टेस्ट करता है, विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट। इस टेस्ट में हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी से डिनोट किया जाता है, हीमोग्लोबिन की संख्या काउंट दिया रहता है। तो इसमें लड़के क्या है कि उनको बताए इसी तरह जाता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए या डब्ल्यूबीसी कितनी होनी चाहिए, आरबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए और प्लेटलेट की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो गाइस आप बताएंगे जो हीमोग्लोबिन होता है ये मेल में अगर देखा जाए तो इनकी संख्या समथिंग 13 से 15 होती है, 13 से 15 ग्राम प्रति डीएल होती है। अगर फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में 12-13 ग्राम प्रति डीएल होती है, डेसीलीटर होता है, ठीक है। तो इन जब भी देखे होंगे कि कोई अगर लेडीज है प्रेग्नेंट है तो जो आशा होती हैं इनका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाती हैं, तो गांव में आती हैं तो बताती किस प्रकार समझाया जाता है। कहते हैं कि तुम्हारा ब्लड जो है इतना पॉइंट 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है। तो इनको सब कई लोगों को तो समझ ही नहीं आता है कि 10 पॉइंट होता क्या है। तो इनको एक पॉइंट ग्राम नहीं बताया करते हैं कि प्रति डीएल में प्रति डेसीलीटर में संख्या होती है 13 ग्राम या 10 ग्राम, जो 8 ग्राम आ रहा है रिपोर्ट में। और इनको ये नहीं पता होगा कितना होना चाहिए और ये किस में मापा जाता है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये जब इसको आप देख लेंगे सही ढंग से तो आप किसी भी डॉक्टर के रिपोर्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आरबीसी के बारे में बता दें कि इसका इनकी संख्या जो होती है 45 से 50 लाख प्रति mm³ होती है। तथा इनका अगर लाइफ सर्कल की बात किया जाए, इनका जीवन काल, मानव शरीर में जो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। और आरबीसी का निर्माण, आरबीसी के और जो कार्य हैं वो सब हम डिटेल में एक एक टॉपिक करके देखेंगे। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, वो सब देखेंगे। लेकिन आज इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। जो आरबीसी का निर्माण होता है ये कई चरणों में होता है। जैसे अगर कोई देखें कि कोई बेबी बॉर्न है तो उसमें अलग जगह होगा। अगर कहते हैं कि किसी स्त्री अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो उसका अगर बच्चा किस रूप में है, यदि जाइगोट का निर्माण हो गया, उसमें जाइगोट बना हुआ है, जाइगोट भ्रूण, जिसको भ्रूण बोलते हैं, तो भ्रूण में भी आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन अगर वयस्कों में देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, जिसको हम बोलते हैं आरबीएम, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। और लाल अस्थि मज्जा पाया जाता है जो लंबी अस्थियां होती हैं, जैसे फीमर की हड्डी हो गई, हमारी रिब्स हो गई, रिब्स जो पसलियों वाली हड्डियां होती हैं उनमें आरबीएम पाया जाता है। और आरबीएम इनकी अस्थियों के संरचना जैसे हम बना देते हैं। जैसे ये कोई हड्डी है, इन हड्डियों में किनारे किनारे पे आरबीएम पाया जाता है, आरबीएम, रेड बोन मैरो, इसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, ये किनारे किनारे पे। और इसको बोलते हैं वाईबीएम, येलो बोन मैरो, पीत अस्थि मज्जा। और इसी वाईबीएम में होता है निर्माण डब्ल्यूबीसी का, जिसको बोलते हैं श्वेत डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, या सेल्स भी बोलते हैं और या कार्पोसेल्स भी बोलते हैं। कार्पोसेल्स मतलब होता है कणिकाएं और सेल्स मतलब कोशिका। तो कुछ भी बोल सकते हैं, या तो सेल्स बोल लें या कार्पोसेल्स बोल लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आरबीएम जो है, आरबीएम में होता है आरबीसी का निर्माण। लेकिन सोचने वाली बात है, जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर 3 महीने का बच्चा भ्रूण है, प्रेग्नेंट कोई लेडी है और उसके 3 महीने का बच्चा है,
तो 3 महीने के बच्चे में चूंकि बोन मैरो का निर्माण तो होगा नहीं, आरबीएम बनेगा नहीं, क्योंकि हड्डियां उतनी विकसित नहीं होती है। 3 महीने का जब जायगोट है उसमें हड्डी ही नहीं रहेगी। 3 महीने का अगर जायगोट बन रहा है तो उसमें हड्डी का कोई अंग ही निर्माण नहीं हुआ होगा। जब तक बेबी 6 महीने का ना हो जाए समथिंग, इसमें 3 महीने से प्लस जब होता है बेबी, तो इसमें जाके धीरे धीरे पल्ली संरचना बनती है छोटी छोटी, और इसमें लीवर का निर्माण हो जाता है। तो आरबीसी का निर्माण लीवर में भी होता है। तो इनका क्रम है, ये जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में एक कोशिका होती है यॉक सेक जिसको बोलते हैं, तो 3 महीने से कम रहेगा तो उस यॉक सेक में निर्माण होगा। अगर बच्चा 3 महीने से ज्यादा हो जा रहा है, अगर लीवर का उसमें निर्माण हो चुका है उस भ्रूण में, तो उस लीवर में आरबीसी का निर्माण होने लगता है। और जब बच्चा 8 या 9 महीने का हो जाता है तो उसमें एक स्प्लीन पाई जाती है। उसमें आप लोग देखे होंगे लीवर के पास एक छोटी सी लंबी सी हार्ट के आकार की होती है, छोटी होती है संरचना, जिसको स्प्लीन या तिल्ली बोलते हैं। उस तिल्ली में भी निर्माण होता है समथिंग 1 या 2 महीने। लेकिन जब बच्चा वही जन्म ले लेता है 9 महीने के बाद, तो उसमें आरबीसी का निर्माण आरबीएम में होने लगता है, रेड बोन मैरो में। तो कई जगह से प्रश्न पूछता है, अगर पूछ दे तो जैसे अगर कोई डेप्थ में क्वेश्चन पूछना है, अगर पूछ दे कि किसी महिला में 3 महीने का भ्रूण है, गर्भ है, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा, तो ऑप्शन में लीवर भी रहेगा, आरबीएम भी रहेगा। तो जो लोग इन चीजों को नहीं समझे रहेंगे सही ढंग से, वो आरबीएम ही मार के आएंगे। लेकिन जो एक बार इसको समझा रहेगा वो सोचेगा कि 3 महीने के बच्चे में आरबीएम कहाँ से निर्माण होगा, अस्थि है ही नहीं, तो आरबीएम का निर्माण होगा कहाँ से, रेड बोन मैरो होगा ही नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा मतलब इसलिए हम बता दिए, अभी इनको डिटेल में और बताया जाएगा जब आगे चैप्टर और इसको बताएंगे अगला सेक्शन, तो उसमें डिटेल में बताएंगे। गर्मी बहुत है। डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या की हम बात करें, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका या श्वेत रुधिर कोशिका, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूको का अर्थ होता है ल्यूको का अर्थ होता है सफेद। और सफेद से एक चीज और सुने होंगे आप, ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर होता है, इसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। ये होता कहाँ है, ये जो डब्ल्यूबीसी है इनकी संख्या होनी चाहिए 5000 से 9000 प्रति एमएमक्यू। लेकिन जब इनकी संख्या किसी खान पान में बदलाव के कारण या किसी अन्य परिवर्तन के कारण जब डब्ल्यूबीसी की संख्या या ल्यूकोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं, इनकी संख्या हमारे शरीर में निरंतर बढ़ती रहती है और 9000 का जो प्रति एमएमक्यू का आंकड़ा इसको पार कर जाए, तो वह व्यक्ति जिसमें हो जाएगा ज्यादा 9000 से, वो हो जाएगा, उसको हो जाएगा ल्यूकेमिया, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। इसी को ब्लड कैंसर बोलते हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स आप लोग देखे होंगे ज्यादातर लोगों को, जैसे डेंगू हो गया, मच्छर काटने से डेंगू होता है, तो डेंगू में होता है क्या है कि प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। प्लेटलेट की जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी संख्या कम हो जाती है, और कई लोगों को तो प्लेट चढ़ानी पड़ती है, जो प्लेटलेट्स हैं ये चढ़ानी पड़ती है। तो इनकी जो संख्या है, इनका नॉर्मल जो संख्या है ये 3 लाख प्रति एमएमक्यू होना चाहिए। और जब यही प्लेटलेट 3 लाख से जब कम होने लगता है मानव शरीर में, तो मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा, हड्डियां जैसे लग रहा है कि जोर ही नहीं है। जिसको अगर हो गया जैसे डेंगू, लगेगा कि हड्डियों में जान ही नहीं है, शरीर एकदम लस्त हो जाएगा, आपको चला नहीं जाएगा। तो इन प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए या तो पपीते का पत्ता या कुछ टेबलेट या जूस पिलाया जाता है। इसमें बीपी जो है, ब्लड प्रेशर है, वो भी कम होने लगता है, और सही ढंग से इसका इलाज नहीं हुआ तो इंसान की डेथ भी हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर आप जाने रहेंगे तो किसी भी रिपोर्ट को आसानी से आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या दिक्कत है, चाहे वो आपकी रिपोर्ट है या किसी और की हो या आस पड़ोस किसी और की हो, तो उसको आप समझा देंगे कि हाँ ये दिक्कत है, इतना आपका होना चाहिए, मेजरमेंट में देखेंगे
चाहे आरबीसी का काउंट देखना हो या डब्ल्यूबीसी का देखना हो या प्लेटलेट्स के देखना हो, तो इतना आप समझा देंगे। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के क्या कार्य है, तो प्लाज्मा के बारे में हम बताएंगे। पहले हम बताते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड का 45% ही हमारी क्या होती है, रक्त कणिकाएं होती है। बाकी 55%, जो 55% मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा किसका होता है, इस प्लाज्मा का होता है। और प्लाज्मा में 92%, मतलब ये जो प्लाज्मा का हिस्सा है ये 92% प्लाज्मा में जल होता है। और जल करता क्या है, ये जल जो है हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तथा जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन में हमारे जो भोज्य पदार्थ आते हैं उनमें जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स जो भी आते हैं, खनिज तत्व, इनका क्या करता है, संवहन करता है, परिवहन करता है। इसी प्लाज्मा में ये कभी भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं उनका परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त कणिकाओं के द्वारा या प्लाज्मा के द्वारा। तो गाइस इसको ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में खनिज तत्व, जो पोषक तत्व हैं, इनका परिवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। प्लाज्मा, और पूछ ले कि प्लाज्मा, हमारे शरीर में प्लाज्मा की परसेंटेज कितनी है, तो 55%, लगभग आधे से ज्यादा। और प्लाज्मा में अगर जल की मात्रा पूछ ले तो लगभग 92% क्या होता है, जल होता है। और जल हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा भोज्य पदार्थों का परिवहन या संवहन। परिवहन मतलब हर अंग में पहुंचाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। अब इसमें आज ये जो 8% है प्लाज्मा का हिस्सा, इसी 8% में प्रोटीन भी है, पोषक पदार्थ भी हैं और यौगिक तत्व हैं। प्रोटीन में हम देखेंगे बहुत ही चर्चित प्रोटीन है दो, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, लेकिन इनका कार्य इसके बिना अधूरा है। ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन के बारे में हम बता दें आपको कि जब भी हमारे शरीर में कहीं कोशिका क्षतिग्रस्त हो रही है या कहीं कट रहा है, घाव लग रहा है, कट पिट रहा है, तो हमारे शरीर से ब्लड निकलता है। और ब्लड जब निकलता है तो देखें कुछ देर के बाद ब्लड जम जाता है। हाँ, एक कंडीशन ऐसी आती है जैसे हीमोफीलिया एक रोग होता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का जो रोगी होता है उसमें ब्लड नहीं जमता है। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर को पता है कि इसको हीमोफीलिया है तो उसको इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि इंजेक्शन लगाएं और पता चला कि उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा है और सिरा के माध्यम से सारा ब्लड बाहर आ गया। तो ये प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये जो प्रोटीन है, ये करते क्या है, ये ब्लड में होते हैं, ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और ये प्लाज्मा में जब हमारा जो ब्लड निकलता है तो मिक्स रहते हैं। और इसी में क्या करते हैं, जब प्लेटलेट्स में यहाँ पे कैल्शियम लेता है और इसी प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसिन एक पाया जाता है। थ्रोम्बोसिन एक प्रोटीन है, थ्रोम्बोसिन कैल्शियम से क्रिया करके ये थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है प्लेटलेट्स को। और उसके बाद इसको थ्रोम्बिन प्रोथाम्बिन से मिलके फाइब्रिनोजन से क्रिया करके इसको एक जाल बना देता है, जाल। और ये जाली की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। और जब हमारी ब्लड सेल्स जो है इसमें से निकलने की कोशिश करती है तो धीरे धीरे इस पे क्या होती है, अवरुद्ध होने लगती है। और अवरुद्ध होने के बाद देखे होंगे कि रक्त जब जमता है तो एक परत सा बन जाता है। तो इसी परत बनाने में ये प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन और प्लेटलेट्स और एक विटामिन भी है जिसको विटामिन के बोलते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम, ये सहायक हैं। ठीक है, अब पोषक पदार्थ की बात करें तो पहले हम बताएं कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, एक हम कार्बोहाइड्रेट जो कहते हैं पाचन हो रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं पहचानती है। जब हम सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मानव शरीर की जो संरचना है स्टार्ट तो सेल से ही करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और कोशिकाएं जो सेल है, सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं।
टिश्यू का, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है पूरा शरीर, बॉडी। तो सेल के बारे में हम एक बार इसको 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे ब्लड खत्म हो जाए, ब्लड का कंप्लीट कर ले, इसमें रुधिर वर्ग इसको बता लेंगे, और उसके बाद देखते हैं तो सेल ही शुरू करेंगे, सेल कोशिका। ठीक है, तो एक ग्लूकोज जो है हमारी कोशिका है, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड, ये प्रोटीन का परिवर्तित नाम है, ये प्रोटीन का परिवर्तित नाम है। फैट जिसको हम वसा बोलते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जो मीठा हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तित रूप ग्लूकोज है। फैटी एसिड, फैट का, वसा का परिवर्तित रूप फैटी एसिड। अमीनो एसिड, प्रोटीन का परिवर्तित रूप क्या है, अमीनो एसिड। और हार्मोन, इनकी संख्या बहुत कम होती है हमारी शरीर में, बिल्कुल ना के बराबर होती है, मतलब सूक्ष्म है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली है, इनका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। ये कह लीजिए कि अगर हमारे शरीर में हार्मोन्स जो हैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। देखे होंगे जैसे लड़कियों में किसी का देखे होंगे रेख ज़्यादा हो जाती है, मूछें आ जाती हैं, हल्का हल्का किसी का यहाँ दाढ़ी से यहाँ से आने लगता है, तो ये दिक्कत होती है इन हार्मोन्स के कारण ही होती है। ठीक है, यौगिक की बात करें तो जानते ही हैं, यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नमक यानी Cl, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम। तो गाइस ये था रुधिर का पार्ट 1, आज ये पार्ट 1 गया है, और अगला पार्ट हम जब लेके आएंगे तो इसमें हम बताएंगे आपको आरबीसी के बारे में डिटेल से, डब्ल्यूबीसी का डिटेल और प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और इनको बताने के बाद एक रुधिर वर्ग के बारे में बात कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।